दोस्तों नमस्कार। मैं नाज सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूं। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं आर के नारायण का लिखा उपन्यास द गाइड का हिंदी रूपांतरण। दोस्तों उपन्यास द गाइड के 6 अध्याय तक का वाचन मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास द गाइड के 7वें अध्याय का वाचन। दोस्तों 7वां अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। आज सुनिए 7वें अध्याय के पहले भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। मार्को मुझे अपने परिवार का सदस्य समझने लगा था। एक टूरिस्ट गाइड की जगह अब मैं जैसे एक ही परिवार का गाइड बन गया था। मार्को बिल्कुल अव्यावहारिक व्यक्ति था, नितांत असहाय आदमी। उसको सिर्फ एक ही काम आता था, प्राचीन वस्तुओं की नकल करना और उनके बारे में लिखना। उसका दिमाग इस काम में ही रमा रहता था। जीवन की व्यवहारिक बातें उसके अनुभव और कार्यक्षेत्र से बाहर की चीजें थी। उनका कोई उसे ज्ञान न था। खाने की चीजें, रहने की जगह तलाश करना या रेल की टिकट खरीदना जैसे साधारण काम भी उसे दुसाध्य लगते थे। शायद उसने शादी भी इसलिए की थी कि कोई उसकी देखभाल करे, लेकिन उसने चुनाव गलत किया था। वह लड़की तो खुद ही हमेशा अपने सपनों में खोई रहती थी। उसका पति अगर उसकी देखभाल कर सकता तो वह जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकती थी। इसीलिए तो मेरे जैसा आदमी उन्हें इतना उपयोगी लगा। मैं भी अपने पैसे के और सब काम छोड़कर केवल उसकी मदद करने में लग गया। मार्को करीब 1 महीने तक पीक हाउस में रहा। इस बीच उसका सारा प्रबंध मेरे ही हाथों में था। खर्च की वह परवाह नहीं करता था। अगर साथ में रसीद पेश की जाती। होटल का कमरा उन्होंने अभी भी अपने पास रखा था। उसने गफूर की कार अस्थायी रूप से किराए पर ले ली थी, मानो वह उसका मालिक हो। पीक हाउस और शहर के बीच कार कम से कम एक बार रोज चक्कर लगाती थी। जोजेफ मार्को की देखभाल इतने अच्छे ढंग से करता था कि किसी और को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मेरे बारे में यह समझ लिया गया था कि मैं अपने और कामों का हर्ज किए बगैर मार्को और उसकी पत्नी की देखरेख करूंगा। वह मेरी रोजाना की उजरत देता था और मुझे अपने पेशे से संबंधित दूसरे नित्य कार्य करने की सुविधा भी देता था। अब मेरा नित्य का काम कहने को चाहे जितना बड़ा लगे, लेकिन दरअसल इससे अधिक नहीं था कि मुझे रोजी के संग रहना पड़ता था और उसका मनोरंजन करना होता था। वह हर तीसरे दिन अपने पति से मिलने के लिए जाती थी। आजकल वह अपने पति के प्रति विशेष रूप से स्नेहशील हो गई थी। वह उसके लिए जरूरत से ज्यादा परवाह करने लगी थी, लेकिन मार्को को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मेज पर उसके लिखे नोट्स और तारीखें बिखरी रहती थी और वह कहता, रोजी इनके नजदीक न जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम इन्हें गड्ढमड कर दो। मैंने बड़ी मुश्किल से इनको कुछ तरतीब दी है। मैं कभी यह जानने की कोशिश न करता कि वह क्या कर रहा है। यह मेरा काम नहीं था और न शायद उसकी पत्नी ही उसके काम के बारे में जानने को उत्सुक थी। वह सिर्फ पूछती, तुम्हें खाना पसंद आया? हमारे बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाने के बाद से उसने अपने पति के साथ छल की एक नई तकनीक अपना ली थी। वह उसका कमरा संभालती, जोजेफ को उसके खाने के बारे में विशेष हिदायतें देती। कभी कभी मार्को से कहती, मैं आज तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम्हें अकेला लगता होगा। और मार्को बिल्कुल निर्लिप्त भाव से इस बात का समर्थन करता और खोए खोए अंदाज में कहता, अच्छी बात है, अगर यहां रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। और हां राजू, तुम भी रुक रहे हो या वापस जा रहे हो? मैं रोजी के साथ ही वहां रुक जाने की भावना पर काबू पाकर, क्योंकि मैं जानता था कि होटल में तो मैं उसके संग का पूर्ण आनंद ले ही रहा हूं, इनकार कर देता। यह उचित ही था कि रोजी को अपने पति के पास अकेला छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं मार्को की तरफ देखे बगैर ही
जवाब देता, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। आज कुछ और टूरिस्ट आ रहे हैं, उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानोगे। वह कहता, बिल्कुल नहीं, तुम कामकाजी आदमी हो, हर वक्त तुम्हें घेरे रहना मुनासिब नहीं है। कल आपको गाड़ी कितने बजे चाहिए? वह अपनी बीबी की तरफ देखता। वह कहती, कल जितनी जल्दी गाड़ी ला सको ले आना। वह आमतौर पर कहता, मेरे लिए थोड़ा कार्बन पेपर ला सकते हो? जब गाड़ी ढलान की तरफ जाती तो गफूर शीशे से मेरी तरफ कनखियों से देखने लगता। आजकल मैं उससे दूर दूर रहने की कोशिश करता था और नहीं चाहता था कि वह किसी भी विषय पर ज्यादा बात करे। मुझे बातों से डर लगने लगा था। मेरा मन अभी भी संवेदनशील था और गफूर के साथ अकेले रहने से मुझे डर महसूस होता था। और जब तक उसकी बातचीत मोटरों तक सीमित रहती मैं आश्वस्त रहता, लेकिन इसी विषय तक सीमित रहना उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। वह मोटरों की बात शुरू करता, लेकिन जल्द ही उसका दिमाग गड्डमड हो जाता और वह कहता, कल मुझे ब्रेकें ठीक करने के लिए 1 घंटा चाहिए। चाहे जो भी हो, ब्रेक तो आखिर मशीन ही है। मेरी अभी भी यह राय है कि नए ढंग की ब्रेकों से यह पुरानी बेहतर है। जिस तरह बूढ़ी अनपढ़ बीबी नए फैशन की लड़की से बेहतर है। ओह, आजकल की लड़कियां कितनी हिम्मत वाली हैं। अगर मुझे किसी पहाड़ी की चोटी पर रहकर ड्यूटी देनी पड़े तो मैं हरगिज अपनी बीबी को होटल में अकेला नहीं रहने दूंगा। इन बातों से मुझे घबराहट महसूस होने लगती और मैं तुरंत ही प्रसंग बदल देता। तुम्हारे ख्याल में मोटरों का डिजाइन बनाने वाले तुमसे कम अनुभवी होते हैं, तो तुम समझते हो कि इन इंजीनियरों को ज्यादा ज्ञान है? मुझ जैसे आदमी को, जिससे ठोक पीट कर गाड़ी चालू करनी पड़ती है, निश्चय ही ज्यादा अनुभव है। अब मैं अपने को सुरक्षित महसूस करने लगता, क्योंकि उसका ध्यान रोजी से हट जाता था। मेरे दिल में धुकर पुकर मचने लगती और मैं चुपचाप बैठा रहता। मेरा दिमाग इन दिनों सुस्थिर नहीं था। गफूर से यह बात भी छिपी न रह सकी। पहाड़ी से नीचे की ओर मोटर ड्राइव करते हुए वह अक्सर बड़बड़ाता, तुम अब भी बहुत उद्विग्न रहने लगे हो राजू। तुम अब पहले जैसे दोस्त नहीं रहे। यह बात सच थी। मेरे मन का संतुलन खोता जा रहा था। मेरे दिमाग पर हर समय रोजी छाई रहती थी। मैं उसके साथ गुजारे हुए घंटों की याद करके अगली मुलाकातों के सपने देखता रहता था। मुझे कई समस्याओं का सामना करना था। उनमें से उसका पति तो सबसे कम परेशान करने वाली समस्या था। वह भला आदमी अपने काम में ही डूबा रहता था और उसमें दूसरों पर विश्वास करने की असाधारण क्षमता थी। लेकिन मैं कई बातों के कारण बेहद संवेदनशील और चिंताकुल हो गया था। मान लो मान लो मान लो, क्या मैं अपनी सारी चिंताओं को तरतीब देकर सोच भी नहीं सकता था? मेरे दिमाग में परेशानियां गडमड हो रही थी। कभी अचानक भय आ घेरते, कभी मन में यह सोच उठता कि मैं अपनी प्रियतमा के लायक सुंदर नहीं दिखाई देता। कभी मैं डर जाता कि मैंने शायद अच्छी तरह सेव नहीं किया है और रोजी मेरे होठों और ठुड्डी पर उंगलियां फेर कर देखेगी और मुझे निकाल बाहर करेगी। कभी मुझे लगता कि मैं जैसे चिथड़े कपड़े पहने हुए हूं, रेशमी जिब्बा या किनारीदार धोती या तो बहुत भड़कीले हैं या पुराने फैशन के हैं। मुझे लगता कि वह मुझे बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर रही है, क्योंकि मैं उसके लिए पर्याप्त रूप से आधुनिक व्यक्ति नहीं हूं। मन में इस भावना के उठते ही मुझे भागकर दर्जी के यहाँ जाना पड़ा और कुछ शानदार बुश शर्टें और कार्डुराय की पतलूनों का ऑर्डर देना पड़ा। साथ ही मैंने अपने बालों और चेहरे की क्रीम लोशन और खुशबूदार इत्र सेंटों पर भी काफी पैसे खर्च किए। मेरा खर्च दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। दुकान ही मेरी आमदनी का मुख्य जरिया थी। इसके अलावा कुछ पैसे दैनिक वेतन के रूप में मुझे मार्कों से मिलते थे। मैं जानता था कि मुझे दुकान का हिसाब किताब ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। मैंने जरूरत से ज्यादा उस लड़के के भरोसे पर छोड़ दिया था। माँ जब मुझे पकड़ पाती तो अक्सर कहती, तुम्हें उस लड़के पर भी एक नजर रखनी चाहिए।
मैं देखती हूं कि उसके इर्द गिर्द बहुत से ठलुए जमा रहते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि बिक्री से कितने पैसे उसके पास आते हैं और उसका क्या करता है? मैं उनको उत्तर देता, मुझे इन चीज़ों का पूरा पता है। यह मत सोचो कि मैं बिल्कुल लापरवाह हूं। और माँ चुप हो जाती। मैं दुकान पर जाता और कठोर स्वर अपनाकर हिसाब किताब की जांच करता। लड़का हिसाब दिखाता, कुछ नकदी सामने लाकर रखता, दुकान में मौजूद सामान का विवरण देता, आगे क्या क्या खरीद कर लाना है इसकी फहरिस्त पेश करता और कुछ अपनी निजी व्यवस्थाओं का जिक्र करता। उसकी समस्याओं को सुनने का धैर्य मेरे अंदर न होता। मैं खुद अपनी समस्याओं में उलझा रहता था, इसलिए मैं उसे डांटता कि हर छोटी मोटी बात का जिक्र करके मेरा समय न बर्बाद करे, और उस पर ऐसा रोब डालता जो सिर्फ रौ भी होता और कुछ नहीं। जैसे हिसाब किताब मेरे बाएं हाथ का खेल है, कोई गलती मेरी नज़र से छिपी नहीं रह सकती। वह हमेशा कहता, जनाब, आपको पूछते हुए 2 यात्री आए थे। ओह, इन मनहूस यात्रियों को किसे जरूरत थी? वे क्या चाहते थे? मैं बिना उत्सुकता दिखाए पूछता। वे लोग 3 दिनों तक यहाँ के दर्शनीय स्थानों की पर्यटन करना चाहते थे जनाब। वे यहाँ से बहुत निराश होकर लौट गए। पर्यटक हमेशा ही आते रहते थे। इस कार्य में मेरी दिलचस्पी कम हो जाने के बावजूद गाइड के रूप में मेरी ख्याति खत्म नहीं हुई थी। रेलवे राजू एक प्रतिष्ठित नाम था और यात्री और पर्यटक अभी भी उसकी मदद लेने उसके पास पहुंचते थे। लड़का अपनी बात जारी रखता। वे लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ मिलेंगे। इससे मैं सोच में पड़ गया। मैं नहीं चाहता था कि यह मूर्ख लड़का यात्रियों को होटल के 28 नंबर के कमरे में मेरे पास भेज दिया करे। सौभाग्य से उसको इस कमरे का पता नहीं था, नहीं तो शायद वह उनको भेज ही देता। राजू जनाब, उन लोगों से क्या कह दूं? वह मुझे राजू जनाब कहकर पुकारता था। इस तरह वह इज्जत करने के साथ अपनी बेतलकुफी भी जता देता था। मैंने उसे संक्षिप्त सा उत्तर दिया, उनसे कह देना मैं आजकल बहुत व्यस्त हूं, बस मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत व्यस्त हूं। तो क्या जनाब, मैं खुद उनका गाइड बन जाऊं? उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा। यह छोकरा मेरे कामों में एक एक करके मेरा वारिस बनता जा रहा था। अगली बार शायद वह रोजी का मन बहलाव करने के लिए उसके साथ रहने की मांग करेगा। मैं उसके सवाल से चिढ़ गया और तीखे स्वर में पूछा, और दुकान कौन चलाएगा? मेरा एक चचेरा भाई है, वह मेरे पीछे दुकान पर बैठ सकेगा। मुझे इसका कोई उत्तर न सूझा। मैं कोई निर्णय नहीं कर सका। इस सारे मामले में बहुत ज्यादा झंझट था। मेरी पुरानी जिंदगी, जिससे अब मुझे कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी, मेरे कदमों को रोक रही थी। मेरी माँ मेरे लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी कर रही थी। फिर म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स अदा करना था, रसोई घर की ईंटों की मरम्मत होनी थी, उधर दुकान, हिसाब किताब और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना था। मेरे लिए वह स्वप्नों के संसार की एक गुड़िया थी जिसके मुंह से अस्फुट स्वर निकलते थे, और यह लड़का अपने ढंग से मुझे घेर कर हमला करता था। उधर गफ्फूर मक्कारी भरी नजरों से मेरी तरफ देखता था और हर वक्त कोई न कोई बात बनाने के लिए तैयार रहता था। ओह, मैं इन बातों से थक गया था। मेरा मन किसी चीज में नहीं लगता था। हर वक्त दूसरी परेशानियां मुझे घेरे रहती थी। रुपए पैसों का भी मेरी नज़रों में अब कोई महत्व नहीं रहा। हालांकि बचत की कॉपी को देखकर ही मुझे अंदाज हो सकता था कि मेरा कोष खाली हो रहा था। जब तक दुकान वाला छोकरा मेरी जरूरत के लिए नकदी देता जाता था, तब तक मैं हिसाब की जांच पड़ताल नहीं करना चाहता था। मेरे पिता की कंजूसी की वजह से बैंक में मेरे नाम पर बचत का खाता खुल सका था। मेरे जीवन और चेतना में रोजी ही एक यथार्थ रह गई थी। मेरे मन की सारी शक्तियां उसे अपने निकट रखने में लगी थी ताकि वह सारा वक्त मुस्कुराती रहे। इनमें से एक काम भी आसान नहीं था। मुझे सारा वक्त जोक की तरह उससे चिपके रहने में बड़ी खुशी होती, लेकिन उस होटल में यह बात आसान नहीं थी। मुझे हर वक्त यह चिंता सताती रहती थी कि डेस्क पर बैठा रिसेप्शनिस्ट और होटल के बेयरे
मुझ पर निगरानी रख रहे थे और मेरी पीठ के पीछे वे मेरी निंदा कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे 28 नंबर के कमरे में जाते हुए देखें। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास होता था और मैं चाहता था कि किसी तरह से होटल का डिजाइन बदल जाता ताकि रिसेप्शनिस्ट की नज़रें बचाकर मैं 28 नंबर के कमरे में जा सकता। मुझे यकीन था कि जब जब मैं रोजी के साथ होटल में आता था और बाहर निकलता था, उसी वक्त वह हर बात को नोट करता था और उसका रुग्ण जिज्ञासु मन इस बात की कल्पनाओं में डूबा होगा कि 28 नंबर के कमरे के बंद दरवाजों के पीछे क्या कुछ हो रहा है। हर बार मुझे देखकर वह अजीब नज़रों से घूरता था जो मुझे सख्त नापसंद थी। मुझे उसके होठों की सिकुड़न भी पसंद नहीं थी। मुझे मालूम था वह मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं उसे नज़रअंदाज करना चाहता था, लेकिन वह मेरा बहुत पुराना साथी था, इसलिए उससे एक आध बात तो करनी ही पड़ती थी। उसके नज़दीक से गुजरते हुए मैं लापरवाही दिखाने की कोशिश करता और रुक कर कहता, देखा, नेहरू जी लंदन जा रहे हैं, या नए टैक्सों से लोगों की सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी। वह सहमत होकर कोई बात समझाता, बस इतना ही काफ़ी था। हम भारत सरकार की टूरिस्टों के प्रति नीति या होटल के प्रबंधों की बात करने लगते। ऐसे वक्त मुझे उसकी बातें सुननी पड़ती थी। उस बेचारे के मन में रत्ती भर शक नहीं था कि अब मुझे टैक्सों में, टूरिस्टों में या किसी और चीज़ में कतई दिलचस्पी नहीं थी। मैं कई बार सोचता कि रोजी को किसी दूसरे होटल में टिका दूं, लेकिन यह काम आसान नहीं था। रोजी और उसके पति दोनों को यह होटल बहुत पसंद था। उसका पति न जाने क्यों होटल बदलने के खिलाफ था, हालांकि वह कभी पहाड़ी से नीचे उतर कर नहीं आता था। लड़की इस कमरे की आदी हो गई थी, जिसकी खिड़की में से नारियल के वृक्षों का झुरमुट दिखाई देता था। लोग कुएं में से पानी लाकर सिंचाई करते थे। रोजी में एक आकर्षण था जो न आसानी से मेरी समझ में आता था, न ही मैं उसे समझ सकता था। कई और भी ऐसी बातें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैंने देखा कि वह धीरे धीरे अपने पहले दिनों की स्वच्छंदता खो रही थी। उसने मुझे प्यार करने की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन वह अब अपने पति के बारे में भी जरूरत से ज़्यादा चिंता प्रकट करने लगी थी। उसका पति अभी भी पहाड़ी के रेस्ट हाउस में रह रहा था। वह अचानक मेरे आलिंगन पास में से अपने को छुड़ाकर कहती, जाकर गफूर से कहो कि गाड़ी ले आए, मैं वहां जाकर उन्हें देखना चाहती हूँ। मेरे लिए अभी उसे डांटने डपटने या गुस्सा दिखाने की नौबत नहीं आई थी, इसलिए मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, गफूर कल इस वक्त से पहले नहीं आएगा। तुम कल ही तो पहाड़ी पर गई थी, अब फिर वहां क्यों जाना चाहती हो? वह तो कल तुम्हारा इंतजार करेगा। वह हाँ कहकर सोच में पड़ जाती। जब वह सलवटों भरे कपड़े पहने बाल बिखेर कर पलंग पर बैठ जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। वह अपने घुटनों को हाथों से जकड़ लेती थी। मुझे पूछना पड़ता, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे नहीं बताओगी? मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा। वह सर झटक कर कहती, जो भी हो, आखिरकार वह मेरा पति है, मुझे उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं औरतों के बारे में अनुभवहीन था और मेरा सारा अनुभव उसी तक सीमित था, इसलिए मैं यह तय नहीं कर सका कि उसकी बातों के प्रति क्या रुख अपनाऊं। मैं यह न समझ सका कि वह झूठी बहानेबाजी कर रही है या उसने अपने पति की जिन कमियों का जिक्र किया था वे सरासर झूठ थी। सिर्फ मुझे जाल में फंसाने के लिए उसने ये बातें कही थी। सारा मामला बड़ा पेचीदा और रहस्यपूर्ण था। मुझे कहना पड़ा, रोजी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर गफूर भी आ जाए तो वह इस वक्त गाड़ी को पहाड़ी पर नहीं ले जा सकता। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ, वह जवाब देती और फिर रहस्यपूर्ण चुप्पी में खो जाती। तुम्हें क्या परेशानी है? उसने रोना शुरू कर दिया। जो भी हो, मैं जो कर रही हूं, क्या यह उचित है? जो भी हो, उसने मेरे साथ अच्छाई की है, मुझे हर किस्म का आराम और आज़ादी दी है। दुनिया में कौन सा पति है जो अपनी बीबी को 100 मील दूर होटल के कमरे में अकेला रहने देगा? मैंने उसकी गलती सुधारी। 100 मील नहीं, बल्कि सिर्फ 58 मील। क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी या खाने की कोई चीज़ मंगवाऊं?
नहीं, वह तुरंत जवाब देती और सोच में डूबी रहती। वह शरीफ है, हो सकता है वह बुरा न माने, लेकिन क्या बीवी का फर्ज नहीं है कि वह अपने पति की रखवाली और मदद करे, चाहे उसका पति उसके साथ कैसा ही सलूक करता हो। आखिरी बात उसने इसीलिए कही थी ताकि मैं उसे मार्को के उदासीन व्यवहार की याद न दिला सकूं। बड़ी पेचीदी स्थिति थी। मैं उसकी बातों में कोई कमी बेसी नहीं कर सकता था। यह स्वाभाविक था कि मैं इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले सकता था। दूरी ने उसके मन में आकर्षण पैदा कर दिया था, लेकिन मैं जानता था कि मार्को के साथ कुछ घंटे बिताने के बाद ही वह क्रुद्ध क्षुब्ध स्वर में प्रलाप करती हुई पहाड़ी से नीचे आ जाएगी और मार्को के बारे में हर किस्म की बुरी बातें कहेगी। कई बार यह मेरी हार्दिक इच्छा होती थी कि मार्को पहाड़ी की ऊंचाइयों से नीचे उतर आए और अपनी बीबी को साथ लेकर वहां से दफा हो जाए। कम से कम इस तरह वह अनिश्चितता तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और मैं रेलवे प्लेटफार्म पर जाकर अपना कामकाज फिर से शुरू कर सकूंगा। मैं अब भी काम पर लौटने की कोशिश कर सकता था। इस लड़की को मैं अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता। मार्को को काम खत्म करने में जितनी देरी लग रही थी, यह यंत्रणा भी उतनी ही लंबी होती जा रही थी। लेकिन मार्को एकांत में खूब पनप रहा था। शायद जिंदगी भर उसे इसी चीज की तलाश थी, लेकिन वह अपनी बीबी के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं कर सकता था। वह निरा अंधा था। कई बार उसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आने लगता था। उसने मुझे बुरी आफत में फंसा दिया था। मैंने मजबूर होकर रोजी से पूछा, तो फिर तुम उसके साथ ही क्यों नहीं ठहरती। उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, वह रात भर बैठकर लिखता रहता है, और अगर वह रात भर बैठकर लिखता रहता है तो तुम्हें दिन के वक्त उससे बातें करनी चाहिए। मैं मासूम चेहरा बनाकर कहता, लेकिन दिन भर वह गुफा में रहता है, तो तुम भी जाकर गुफा को देख सकती हो। उसमें क्या हर्ज है। तुम्हें भी उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। जब वह कॉपी करता है तो उस वक्त उससे कोई बात नहीं कर सकता। उससे बातें मत करो, लेकिन खुद मूर्तियों का अध्ययन करो। एक अच्छी पत्नी को अपने पति के हर काम में दिलचस्पी लेनी चाहिए। यह सच है, उसने कहा और सिर्फ एक ठंडी सांस लेकर चुप रह गई। इस गलत दृष्टिकोण से मैंने अपनी अनुभवहीनता का परिचय दिया था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता था, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा उदास और गुमसुम हो जाती थी। जब मैंने नाच का जिक्र किया तो उसकी आंखें एक नई आशा से चमकने लगीं। आखिरकार सबसे पहले मुझे उसकी कला ने ही आकर्षित किया था। अब कुछ अरसे से जब हम प्रेमी प्रेमिका की तरह रहने की कोशिश कर रहे थे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि में चला गया था। दुकानों, सिनेमा और आलिंगनों में वह अपने कला प्रेम को भूल गई थी, जिसके पीछे वह दरअसल पागल थी। लेकिन बहुत दिनों तक वह इस शौक को नहीं भूल पाई। एक दिन शाम को उसने सीधे ही मुझसे पूछ लिया, क्या तुम भी उसी जैसे हो। किस दृष्टि से। मेरा नाच देखकर तुम्हें भी चिढ़ होती है। बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो। एक जमाने में तुम कला प्रेमियों जैसी बातें किया करते थे, आजकल तुम इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। यह सच था। मैंने अपनी सफाई देने के लिए कुछ कहा। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर गंभीर स्वर में कसम खाई, तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम्हारा नाच देखने के लिए मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूं। तुम जो भी हुक्म दोगी मैं करूंगा। वह खिल उठी। नाच के जिक्र से उसकी आंखों में एक नए उल्लास की चमक आ गई। मैं भी उसके साथ बैठकर उसके दीवा स्वप्नों में सहायता देने लगा। मैंने यह सुराग लगा लिया था कि उसका प्यार किस तरह हासिल किया जा सकता था, और मैंने इस तरकीब का पूरा इस्तेमाल किया। वह एक साथ अपनी कला और अपने पति के बारे में नहीं सोच सकती थी। एक का विचार मन में आते ही दूसरे का विचार मन से निकल जाता था। उसके मन में बहुत सी योजनाएं थी। तड़के 5 बजे उठकर वह 3 घंटों तक एक बड़े कमरे में नृत्य का अभ्यास करती। उसकी मांग थी कि फर्श पर एक मोटा सा कालीन होना चाहिए, जो न बहुत नर्म हो न बहुत खुरदुरा। एक कोने में वह नटराज की मूर्ति रखती, जिनके आदि नृत्य से सारी सृष्टि स्पंदित और मुखरित हो उठी थी।
एक लंबे से आतिशदान में दिन भर अगरबत्तियां जलती रहती थी। नृत्य के अभ्यास के बाद वह ड्राइवर को बुलवाती। तुम्हें कार की जरूरत है? मैं पूछता। जाहिर है, वरना मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? इतने काम हैं कि गाड़ी के बिना नहीं चलेगा। ठीक है ना? जरूर, मैं समझ गया। फिर दोपहर के पहले वह नृत्य शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करती। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पढ़ती, क्योंकि प्राचीन नाट्य कला के अध्ययन के बिना शास्त्रीय नृत्यों के मूल रूप को बनाए रखना असंभव था। उसकी सारी पुस्तकें उसके चाचा के यहाँ पड़ी थी और वह पत्र लिखकर उन्हें धीरे धीरे मंगवाती जा रही थी। ये ग्रंथ प्राचीन सूत्रात्मक शैली में लिखे हुए थे, इसलिए वह उन्हें समझने के लिए एक पंडित की सहायता चाहती थी। क्या तुम संस्कृत के किसी पंडित को बुलवा सकते हो? उसने पूछा। जरूर बुलवा सकता हूं, यहां दर्जनों पंडित हैं। मैं यह भी चाहता था कि पंडित मुझे रामायण और महाभारत की कथाएं पढ़कर सुनाए, क्योंकि ये ग्रंथ अमूल्य रत्नों के भंडार हैं और इनमें से नए नृत्यों के लिए बहुत से मौलिक विचार मिल सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करती। 3 बजे वह खरीदारी और मोटर की सैर के लिए निकलती और शाम को आकर कहीं नाच का प्रोग्राम न होता तो वह घर लौट आती या सिनेमा देखने चली जाती। जिस दिन नाच का प्रोग्राम होता उस दिन 3 बजे तक आराम करती और शो से सिर्फ आधा घंटा पहले हॉल में पहुंचती। इतना वक्त काफ़ी है, क्योंकि मैं यहाँ से ही नृत्य की पोशाक पहनकर और मेकअप करके चलूंगी। वह बारीकी से हर पहलू पर सोचती और दिन रात इन्हीं विचारों में डूबी रहती। नृत्य के अभ्यास के लिए उसे साजिंदों की जरूरत होती और जब वह स्टेज पर लोगों के सामने आने के लिए तैयार हो जाती तो मुझे सूचित कर देती, ताकि मैं उसके नृत्य का प्रोग्राम तय करवा सकूं। उसका उत्साह देखकर मैं सकपका जाता और सोचता कि काश मैं कला चर्चा में उसका साथ दे सकूं। मैंने महसूस किया कि मुझे फौरन नृत्य संबंधी शब्दावली सीख लेनी चाहिए। उसे नाचते और कला की चर्चा करते देखकर मेरी जबान बंद हो जाती थी और मैं अपने को मूर्ख समझने लगता था। मेरे सामने अब 2 ही रास्ते बचे थे, या तो मैं डींग हाँकता और भाग्य के भरोसे बैठा रहता या स्पष्टवादिता से काम लेता। 2 दिनों तक उसकी बातें सुनने के बाद अंत में मैंने उसके सामने कबूल किया, मैं साधारण आदमी हूं, मुझे नृत्य कला की पेचीदगियां नहीं मालूम। मैं इस बारे में तुमसे सीखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे अपनी कला के प्रति उदासीन समझे। संभव था कि वह फिर अपने पिता के पास वापस चली जाती, इसलिए मैंने अपने कला प्रेम के आडंबर को बनाए रखा। इनमें हम दोनों की घनिष्ठता में एक नई ताजगी आ गई और हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए। हम जहाँ कहीं होते, नृत्य कला की बारीकियों और पेचीदगियों के बारे में वह मुझे समझाती, जैसे किसी बच्चे को नृत्य की भाषा समझाई जाती है। दिन ब दिन अपने आसपास की चीज़ों में उसकी दिलचस्पी कम होती जा रही थी। गफूर की मोटर में बैठती वह कहती, जानते हो पल्लवी क्या होती है? उसमें सबसे अधिक महत्व ताल का होता है। इनमें हमेशा 1-2 नहीं बल्कि तरह तरह के ताल होते हैं। फिर वह मुझे तोड़े सुनाने लगती। ताका ताकी ताका ता। मुझे बड़ा कौतूहल होता। जानते हो इसे 5 और 7 की मात्रा में बांधने के कितने अभ्यास की जरूरत होती है? और जब ताल बदल जाता है तो ऐसी बातों को गफूर अक्सर चोरी से सुन भी लेता तो कोई हर्ज नहीं था। पहाड़ी की तरफ जाते हुए, किसी दुकान से बाहर निकलते हुए या सिनेमा देखते वक्त वह इसी किस्म की बातें किया करती। पिक्चर देखते देखते वह अचानक कह उठती, मेरे चाचा के पास भोजपत्र पर लिखा एक बहुत प्राचीन गीत है, उसे किसी ने नहीं देखा। सारे देश में अकेली मेरी माँ को ही वह गीत आता था और वहीं उस पर नाच सकती थी। मैं चाचा से उस गीत को भी मंगवा लूंगी। मैं तुम्हें नाचकर दिखलाऊंगी। हम लोग अपने कमरे में क्यों न चले? मैं यह पिक्चर और नहीं देखना चाहती, बिल्कुल बकवास है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास द गाइड के 7वें अध्याय के पहले भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, अध्याय 7 के अगले भाग का वाचन
आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।